नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। हम सब जानते हैं पहलगाम के बाद पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई। हालांकि पाकिस्तान की हालत इमरान खान जिस समय मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय ही वो आईएमएफ से तमाम तरह के संस्थानों से, तमाम देशों से कर्ज मांगते घूम रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ने कभी भी ये माना ही नहीं कि उसको एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनना है। पाकिस्तान का निर्माण जिस दिन हुआ था, उस दिन निर्माण ही उसको हिंदुस्तान फतेह करने के लिए उसने किया था। जिन्ना की 100% पॉलिसी ये थी, या तो हिंदुस्तान में हमको सरकार दे दो क्योंकि तुमने मुगलों से लिया था, मुसलमानों को वापस दो, और अगर नहीं दे सकते हैं तो हमें एक भूमि का टुकड़ा दो जहां से हिंदुस्तान हम फतेह करेंगे। यानी कि ये माउंटबेटन और जिन्ना के बीच के कम्युनिकेशन का एक सार है। तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान का निर्माण सिर्फ हिंदुस्तान फतेह करने के लिए हुआ था, हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम का परचम फहराने के लिए हुआ था। इसलिए पाकिस्तान ने कभी भी ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसको व्यापार भी करना है, उसको धन भी कमाना है, उसको सभ्य राष्ट्र बनना है, उसको संसार के साथ चलना है। उसका तो उद्देश्य ये था कि वो हिंदुस्तान को जब फतेह कर लेगा तब कहीं आगे इस्लामिक कंट्रियों में उसको इंक्लूड करवाकर वो इस्लामिक तरह से चलेगा। दुर्भाग्य उसका ये था कि हिंदुस्तान में जो भारत के देवी देवता हैं, जो भारत के महापुरुष हैं, उन सभी का आशीर्वाद भारत में होने की वजह से, और यहाँ तक कि भारत में अदूरदर्शी सरकार बैठने के बावजूद, यानी कि 1947 में भारत में अदूरदर्शी सरकार बैठी जिसको दूरदर्शन था ही नहीं, वो सरकार बैठी और उसने सब कुछ यहाँ फलने फूलने दिया। उसने लियाकत अली का समझौता किया, उसने नेहरू लियाकत समझौते के साथ साथ पंत मिर्जा समझौता किया, हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया, हिंदुस्तान के अंदर तमाम तरह के रिलीजियस प्रोपोगेशन करने की अनुमति दी। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जबरदस्ती घुसेड़ा गया। आर्टिकल 44 को फंडामेंटल राइट से हटाकर, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि वो फंडामेंटल राइट में रहे, फंडामेंटल राइट से हटाकर डायरेक्टर प्रिंसिपल में डलवाया गया। इसके अलावा पहला शिक्षा मंत्री दे दिया गया, और पहला शिक्षा मंत्री एक मदरसा छाप व्यक्ति, और उसके बाद तमाम लोगों को, जाकिर हुसैन जैसे लोगों को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया। तमाम यूनिवर्सिटियाँ, JAMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इनको बंद करना था क्योंकि पाकिस्तान निर्माण हो चुका था। इन यूनिवर्सिटियों का योगदान था पाकिस्तान निर्माण में, इन यूनिवर्सिटियों के फंड बढ़ा दिए गए। समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक अदूरदर्शी सरकार बैठी हुई थी। फिर भी हिंदुस्तान का नेचर ऐसा था कि वो छोटे से टुकड़े में, मैं बृहत्तर भारत की बात करता हूँ, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको कहा जाता था, वहां से सिमट कर एक छोटे देश में सिमट गया। फिर भी भारत के लोग जुझारू तरह के लोग हैं। एटलीस्ट देखते देखते 4 बार भारत का संप्रदाय परिवर्तन हुआ और 4 बार भारत में बड़े शासक आए। मैं पहली बार की बात करता हूं तो मौर्य वंश ने भारत की सत्ता बदली, फिर गुप्त गुप्त वंश ने भारत की सत्ता बदली, फिर मुसलमानों ने बदली, ईसाइयों ने बदली, और फिर हम वहीं आ गए। ये पिछले 2500 साल में हुआ। हर बार भारत का रिलीजन घोषित किया गया, कभी बौद्ध घोषित किया गया, तो कभी वैष्णव घोषित किया गया, कभी इस्लाम घोषित किया गया, तो कभी ईसाइयत घोषित किया गया। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद हम हिंदुइज्म को घोषित करने के बजाय इसको सेकुलर घोषित कर गए। हालांकि हिंदू और सेकुलर एक ही बात होती है, फिर भी लोगों को भ्रम तो रहता ही है कि सेकुलर का मतलब हिंदू नहीं, या मैं मेरा प्रभाव। खैर, तो जिसका निर्माण इस विषय पर हुआ हो, उसने अपनी पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ युद्धों में लगानी थी, उसने अपनी पूरी शक्ति सिर्फ सेना पर लगानी थी। यही कारण था कि पाकिस्तान का जब संविधान बना तो सेना को ही पूरे अधिकार दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको डेमोक्रेसी चाहिए नहीं थी, उनको दोबारा वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार नहीं बनानी थी। जिन्ना बहुत क्लियर था अपने इन मामलों में, और जिन्ना के उत्तराधिकारी भी एकदम क्लियर थे इन मामलों में। यही कारण था कि वहाँ जिहादी तैयार किए गए, वहाँ पर चरमपंथी तैयार किए गए, और फाइनली आतंकवादी तैयार किए गए। ये इमरान खान ने इंटरनेशनल मंचों पर स्वीकार किया, और आसिफ, अभी अभी जो उनके एक मंत्री ने भी इस बात को, ख्वाजा आसिफ ने इस बात को स्वीकार किया कि हम आतंकवादी प्रोड्यूस करते रहे। अब आतंकवादी जिसने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए?
जिसने जो बोया है वही होगा। एक तरफ सेना, एक तरफ जिहादी, और सपना एक कि हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम स्थापित करना है। और हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग रोके गए ताकि वो उनका सहयोग कर सके। इसका इलस्ट्रेशन 1947 में एक बड़ी संख्या जो जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो पाकिस्तान चली गई। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो एक बड़ी संख्या वहाँ चली गई। 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो एक बड़ी संख्या वहाँ चली गई। और उसके बाद यहाँ छद्म आतंकवाद शुरू हुआ। संख्या चली कैसे? उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टियों को ही भारत में शत्रु संपत्ति घोषित किया, उनकी पकड़ा धकड़ी शुरू हुई तो वो भाग गए। तो ये तब से लेकर अभी तक हो रहा है, बिल्कुल बदस्तूर जारी है। सवाल ये था कि अब ऐसी परिस्थिति में जब पहलगाम हुआ तो भारत ने जो एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने मेरे मुकुट पर मारा, हमने उनकी छाती पर मारा, ये बात राजनाथ जी ने साफ तौर पर कही। अब ऐसी परिस्थिति में जब पाकिस्तान के तमाम एयरबेस उड़ा दिए गए हों, पाकिस्तान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया हो, पाकिस्तान में तमाम जिहादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया हो, पाकिस्तान की एक स्वभाव है कि वो सफ़ेद झंडा लेकर आते हैं। ट्रंप से मिले, इनसे मिले, उनसे मिले। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर से आह्वान किया कि युद्ध रुकवा दो। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान अलग होने की कगार पर बिल्कुल खड़ा था। वहाँ बड़े ग्रुपों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया, वहाँ से आर्मी के एक बड़े हिस्से को भागना पड़ा। उससे पहले भी वहाँ चल रहा था, तो उसको लगा होगा कि भारत से युद्ध के चक्कर में अगर 44% क्षेत्र का कहीं वो क्षेत्र चला गया, बलूचिस्तान हाथ से चला गया, तो पाकिस्तान भारत के एक प्रांत के बराबर, भारत के एक प्रदेश के बराबर रह जाएगा। आप समझ लीजिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सफ़ेद झंडा इसलिए दिखाया वो भारत से अमन चाहते हैं। उन्होंने सफ़ेद झंडा इसलिए दिखाया क्योंकि वो बहुत बुरे फंस चुके थे और उन्हें समय की आवश्यकता थी, समय का दरकार थी। भारत सरकार भी अपने ऑपरेशन में तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर की लगातार बात कर रही है और कह रही है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब इन परिस्थितियों में धन तो चूंकि कमाया नहीं था तो धन की आवश्यकता है, दुनिया भर से मांगते रहे। आईएमएफ के पास वो पहुंचे, आईएमएफ से उन्होंने धन की गुहार लगाई। आप सोचिए कि आईएमएफ से उन्होंने धन की गुहार लगाई, आईएमएफ ने उनको धन सैंक्शन भी कर दिया। हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न था क्योंकि 7 अरब डॉलर का धन, 7 अरब डॉलर पाकिस्तान को देना, हम लगातार, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आईएमएफ को ये देखना चाहिए कि वो अगर आतंकी देशों को पैसा देते हैं, वो उधार में ही सही पैसा देते हैं, तो वो आतंकवाद के पोषक कहलाएंगे। ये भारत ने खुलकर, भारत के रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा। इसका परिणाम ये निकला, और भारत सरकार की विदेश नीति का परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ नई शर्तें लगा दी हैं, और वो शर्तें इतनी खतरनाक हैं कि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे। यानी कि पाकिस्तान अब अपने आकाओं के कब्जे से बाहर जा चुका है। लूट खसोड़ वहां हो सकती है, सेना गलत तरीके से धन कमा सकती है, वहां के लोग अब आईएमएफ के पिठलग्गू बन गए हैं, आईएमएफ के गुलाम हो गए हैं। पाकिस्तान के एक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट आई जो नई शर्तों के विषय में वो कह रहा है 17.6 लाख करोड़ रुपया, पाकिस्तानी रुपया 18 लाख करोड़ मान लीजिए, हमारे हिसाब से वो 10 लाख करोड़ भारत के हिसाब से होगा। 17-18 लाख करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। किसने ये बात बजट की कही है? आईएमएफ ने। बिजली के ऋणों में अधिभार बढ़ाना है, 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर जो प्रतिबंध पाकिस्तान ने लगा रखा था वो हटाना है। प्रतिबंध हटाना यानी कि बाहर से जो कचरा है, बाहर से जो सस्ता आइटम है, वो आकर देश के अंदर बड़ी अव्यवस्था फैलाता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग खत्म होती है। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग अगर थोड़ी बहुत भी हो रही है तो क्या करते हैं कि वो आयात शुल्क लगा देते हैं। टैरिफ गेम सब देख रहे हैं, ट्रंप के आने के बाद तो सबको पता लग गया टैरिफ गेम संसार का एक बड़ा गेम है। तो वो टैरिफ गेम जो लगा रखा था वो टैरिफ और प्रतिबंध हटाने हैं ताकि इंटरनेशनल कंपनियां, यानी कि आईएमएफ के सहयोगी देशों की कंपनियां पाकिस्तान में एंट्री मार सकें। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये एक रिपोर्ट उनकी स्टाफ के स्तर से आई है, उस रिपोर्ट में बहुत सारे प्रतिबंध, ये मुझे लगता है भारत के दबाव के बाद। पाकिस्तान ने अपने इस पैसा लेने के बाद अपने रक्षा बजट में 18% की ग्रोथ की थी। ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान को भारत से लड़ना है और भारत को विजय करना है, भारत में दारुल इस्लाम बनाना है।
जिन्ना के जो कायदे आजम थे, जिन्ना के सपने को पूरा करना है। लेकिन आईएमएफ की शर्त है कि इसको आप जो रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, उनका रक्षा बजट जो भी था 2.5 लाख करोड़ का, 2,40,000 करोड़ का लगभग रक्षा बजट था, आप उसको 18% बढ़ाने की बजाय केवल 12% बढ़ा सकते हैं। 12% बढ़ा सकते हैं का मतलब 25,000 करोड़ का केवल बजट आप बढ़ा सकते हैं। 2,40,000 करोड़ में से जो 2,40,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें 25,000 दर्शाता है, 25,000 करोड़ का। यानी कि आप जबरदस्ती अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, हमसे उधार ले रहे हैं, रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप इस पैसे को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। हालांकि आईएमएफ के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आईएमएफ कर्जा देगा, ये जो भी कंट्री कर्जा देगा, आप किसी से लड़ लीजिए तो आपका देश गुलाम बनता चला जाएगा, कर्जे में गुलाम होता जाएगा। और फिर कुछ आजकल होता नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को गवर्न करते हैं, देश की पॉलिसीज बनाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और फिर आपके सिस्टम को वो तय करते हैं। आपकी स्वायत्तता खत्म हो जाती, आपकी संप्रभुता खत्म हो जाती। हालांकि ये हमारे साथ भी एक बार हो चुका है, जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था। भारत की सरकारों ने, भारत स्वतंत्र भारत में जब 1 रुपया $1 के बराबर था और कुछ समय में ही 2.5 रुपये के बराबर डॉलर हो गया था, उसके बाद जो भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आई, सरकारों की अदूरदर्शिता होने की वजह से, सरकारों के लूटपाट की प्रक्रियाओं की वजह से, उसमें भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था। अटल जी की सरकार बनी तो हम सोना वापस लेकर आए, और वापस लेने के बाद आईएमएफ में भी हमने अपना शेयर बढ़ा दिया था। बाद में जब फिर से यूपीए सरकार 10 साल बनी, तो जो आईएमएफ में बजट बढ़ाया हुआ था, जो हमने डिपॉजिट किए हुए थे, वो इन्होंने सब खर्च कर लिए और फिर हम कर्जे की कगार पे आ गए। सौभाग्य भारत का था कि मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम किया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम करके भारत को इस स्थिति में लाए कि आज हम विश्व के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, और भारत विश्व की 4-5 बड़ी इकोनॉमीज में से, 4-5 बड़ी डिफेंस फोर्सेस में से, 4-5 बड़ी टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में, 4-5 बड़े डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर के रूप में, और अंतरिक्ष की दुनिया में, सैटेलाइट की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में हम विश्व के 4 या 5 बड़े कंट्रियों में गिने जाते हैं, जिसका नंबर कहीं पता नहीं कहाँ था, ढूंढने से भी नहीं मिलता था। ये मोदी जी के आने के बाद का प्रभाव हुआ। मैं कह रहा था, उस समय जिस समय ये हमने कर्जा लिया था, उस समय आईएमएफ ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई थी। उस समय आईएमएफ ने हमारी पार्लियामेंट में घुस गया। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि रक्षा मंत्री, वो जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी कौन बनेगा और वो क्या करेगा, ये आईएमएफ तय करता था। वो छोटा स्तर था। लेकिन अभी पाकिस्तान चूंकि पूर्ण रूप से लुटा पिटा है, इसलिए पाकिस्तान ने में आईएमएफ ने जो शर्तें लगा दी हैं, उन शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के बजट को संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की नई शर्तें लगा दी हैं कि आप जब बजट रखेंगे तो हमसे पूछ कर रखेंगे, बिना हमारे पूछे बजट नहीं रख सकते हैं। अब आप सोचिए कि $7 अरब केवल उन्होंने दिया है, लेकिन अब टोटल 50 शर्तें उनके ऊपर हो गई हैं। उन 50 शर्तों में कुछ मुख्य शर्तों की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। संघीय बजट, जिसका आकार लगभग $17 ट्रिलियन है, ट्रिलियन रुपया है, उसमें विकास व्यय 1.07 लाख करोड़ तथा कुल घाटा 6.6 लाख करोड़ रुपए का शामिल है, जो है। उन्होंने साथ में ये कहा कि भाई ये जो 4 संघीय इकाइयां हैं, व्यापक योजना के माध्यम से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करिए, रिटर्न प्रोसेसिंग करिए, करदाता की पहचान करिए, उनका पंजीकरण करिए, संचार अभियान चलाइए, अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच बनाइए, प्रांतों के लिए समय सीमा तय करिए। अब ये जब इस प्रकार के, अब ये इलेक्ट्रॉनिक के मामले हैं, प्रोसेसिंग के मामले हैं, डेट कर्जे के मामले हैं, या संचार की व्यवस्था है, ये सब पश्चिमी देशों का इस पर प्रभुत्व है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको जो पैसा हम दे रहे हैं, वो पैसा एक्चुअली दे नहीं रहे हैं। उस पैसे को देने के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो पैसा दोबारा हमारे ही देशों को, जो आईएमएफ पर प्रभाव रखते हैं, उन देशों को ही वापस जाना है। बड़ी शर्तों में उन्होंने लगाया गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट,
की सिफारिशों को कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ तो वो ये कह रहे हैं कि शर्तें ये हैं कि आप कुछ भी क्रय विक्रय करेंगे, कुछ भी योजना बनाएंगे, आप वहाँ पर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे या आप प्रिक्योरमेंट करेंगे, जो भी करेंगे या अपना बजट लागू करेंगे, ऊर्जा क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, वो हमसे पूछ कर करेंगे। बिना मेरे अनुमोदन के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा हमने दिया है। अब आपके देश की इकोनॉमी चलाइए आप, लेकिन वो होगी मेरे हाथ में। इसको सब्सिडरी फोर्सेस कहा जाता है। सब्सिडरी फोर्सेस का मतलब ये होता है कि उस समय जब अंग्रेज भारत में आया था तो उसने भारतीय प्रांतों या भारतीय राजाओं को ये कह के कन्विंस किया था कि बजट तुम्हारा होगा, काम तुम करोगे, लेकिन हमसे पूछ कर करोगे, और सेनाएं भी हमारी होंगी, तुम्हारा डिफेंस भी हमारा होगा। धीरे धीरे करके जब सेनाएं, डिफेंस, बजट सब उनके हाथ में आ गया, राजा केवल अकेला बैठा रह गया, तो उन्होंने कहा कि अब हम हड़प नीति लागू करते हैं, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्योंकि पैसा मेरा लगा है, सेनाएं हमारी हैं। झांसी का यही हाल हुआ था, और बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा, प्रांतों में ऐसा हुआ था। कुल मिलाकर उन्होंने हड़प नीति लागू की और धीरे धीरे करके वो प्रांतों में घुसते चले गए। एक दिन उन्होंने ये घोषणा कर दी कि यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और इसके साथ साथ तुम जो बाकी लोग हो, जो राजा बैठा हुआ भी है, उसकी पैरामाउंट पावर हम है, यानी कि राजा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ही वो किसी को अपने यहाँ बुला सकता है, ना ही वो पासपोर्ट का अधिकारी है, और ना ही वो वीज़ा वगैरह का काम कर सकता है। वो केवल बैठे और उसका बीच में कमीशन होगा। सुधार हम करेंगे, कृषि सुधार और बाकी लगान सुधारों के नाम से सुधार वो करता था, लेकिन उसका कब्जा था, राजा बैठा होता था और ऐश करता था। वैसी ही कुछ परिस्थिति अब पाकिस्तान की हो गई है। यानी कि आईएमएफ के जो प्रभुत्व वाले देश हैं, वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक कंट्रोल करेंगे, और वो जब चाहेंगे तो पाकिस्तान में सिर्फ उनको फोर्सेस भेजना बाकी रह जाएगा, बाकी सब कुछ पाकिस्तान का जा चुका है। भारत को, जैसे मैंने कहा, कि भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे और अटल जी वाजपेयी जैसे भारत को प्रधानमंत्री मिल गए, जो उस परिस्थिति से निकाल लाए। परंतु अब पाकिस्तान एक तो चीन से बहुत बुरा फंसा हुआ है, और पहले भी आईएमएफ इसलिए पैसा नहीं उनको दे रहा था, कह रहा था हमें ये बताओ कि चीन को कितना पैसा तुमने, चीन से कितना लिया है। पाकिस्तान ये डिस्क्लोज कर नहीं सकता था, इसलिए उनको आईएमएफ पैसा दे नहीं रहा था। पर आप युद्ध की परिस्थिति में पाकिस्तान, चूंकि चीन शांत हो गया, पाकिस्तान परिस्थिति में फंस गया, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर नई शर्तें लगाकर, 50 नई शर्तें लगाकर आईएमएफ ने $7 अरब का उनको कर्जा दे दिया है, जिससे ये पता लगता है कि वो अब पूर्ण रूप से समापन की स्थिति में आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।